हेलो गाइस, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी में अपन पढ़े थे संतुलित और असंतुलित बल। गति का प्रथम नियम पढ़े थे। गति के प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। फिर इसमें पढ़े थे गति का द्वितीय नियम पढ़े थे, और गति के द्वितीय नियम से गणितीय गणना जो किए थे उसमें से क्या मिला था अपने को? बल का फार्मूला मिला था। फिर क्या पढ़े थे अपन? गति का तृतीय नियम पढ़े थे, जड़त्व तथा द्रव्यमान पढ़े थे। इतनी चीज़ें अपन इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे। पहले आप लोग अगर थ्योरी नहीं किए हैं तो थ्योरी पढ़िए, इसके बाद जो है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो अपन जब कोर्स में जब उसमें थ्योरी में पढ़ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। तो एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। अब इसमें से देखिए कि द्रव्यमान किसका है? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है, उसमें क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। ये वाला बोला है जैसे कि एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, तो इसमें किसमें होगा? जो पत्थर है तो उसका क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला? एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी और साइकिल में कितना डिफरेंट है? रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? एक रेलगाड़ी होगा। सी बोला है कि 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपये का सिक्का का वेट ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और 1 रुपये का सिक्का का जो है तो द्रव्यमान कम होगा, इसलिए 1 रुपये के सिक्का में द्रव्यमान कम होगा तो उसमें जड़त्व तो कम होगा आपका, और 5 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान या जड़त्व अधिक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। वह कारक जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है और गेंद के वेग में बदलाव या परिवर्तन, जो बदलाव या परिवर्तन होगा वही उसका क्या है? जो है तो त्वरण रहता है। पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया किक वेग 0 से बढ़कर यू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट करते हैं तो पहले तो 0 होता है, उसके बाद यू होगा। दूसरे खिलाड़ी द्वारा गोल की तरफ लगाया गया बल वेग में पुनः परिवर्तन, यानी कि जो वेग है उसमें क्या होगा? चेंजेस हो जाएगा। तीसरा देखिए, गेंद को विपक्षी गोलकीपर द्वारा पकड़ा अपनी ओर खींचना, जब अपनी ओर खींचेगा तो वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना, पुनः वेग में परिवर्तन 0 से कुछ प्रारंभिक वेग बढ़कर क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, यानी u1 है, यानी वेग को तो v1 से डिनोट करते हैं। तो जो 0 है स्टार्टिंग में 0 रहेगा, लेकिन जब उसमें क्या करेंगे? बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वेग में उस पर चेंजेस हो जाएगा। अतः गेंद का वेग 4 बार यानी कि 4 टाइम क्या होता है? परिवर्तन होता है, तथा वस्तु को गति प्रदान करने या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना या धकेलना, पुल या पुश या ठोकर लगाना पड़ता है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती हैं, परंतु पत्तियां विरामावस्था में ही रहती हैं। विराम जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती हैं, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, यानी कि उसमें जो चेंजेस होता है तो उसको क्या करती हैं? विरोध करती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होंगी? पत्तियां झड़ करके गिर जाएंगी। वो अपनी ही अवस्था में रहना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि हम इससे जो है तो चेंज हो, और जब उसमें चेंज होता है तो जड़त्व के कारण उसमें जो परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या होती हैं? झड़कर गिर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती हैं तो पीछे की ओर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए क्या होता है इसमें। प्रथम स्थिति में जब गतिशील बस अचानक रुकती है, इस स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण, यानी कि जो जड़त्व के कारण ऊपर की जो बॉडी है अभी भी गतिशील ही रहना चाहता है, यानी कि जो
नीचे का भाग तो गतिशील है, लेकिन ऊपर का जड़त्व के कारण जो है तो गतिशील नहीं है, परंतु ये गतिशील रहना चाहता है। अतः बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर क्या होता, अपना बैलेंस बनाने के लिए क्या होता, आगे की ओर झुक जाता है। दूसरी स्थिति में देखिए, जब हम ठहरी हुई बस में बैठे हों और अचानक बस चल पड़े तो हमारे शरीर का निचला भाग बस की सतह या फ्लोर के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी है, जैसे बस चलेगी वैसे ही हमारी बॉडी भी गतिशील हो जाएगी, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम जड़त्व या इनर्शिया या रेस्ट के कारण विरामावस्था में ही रहने की चेष्टा करता है। यानी कि ऊपर का भाग क्या करता है कि हम जो है तो विरामावस्था में ही रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर हो जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए, आपके ये पाठ्य पुस्तक जो अभ्यास क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें से कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग या नॉन जीरो वेलोसिटी से गति करना संभव है। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तें का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, ऐसा निम्नलिखित स्थितियां या शर्तें संभव हो सकता है। अब देखिए कौन कौन सी स्थितियां हैं। जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही हो, जब चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। फिर तीसरा क्या है, जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। वायु का प्रतिरोध अवश्य ही शून्य होना चाहिए। जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान शून्य हो। तब इन सब अवस्थित में क्या होता है, इनके वेग में जो है तो क्या होता है, परिवर्तन होता है, संभव हो सकता है। क्या बोलता है कि हाँ, किसी वस्तु का शून्य वेग से गति करना संभव है। तो किस किस स्थिति में गति करना संभव है, ये चीज़ इसमें बताया गया है कि जब वस्तु सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही हो, जब चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, वायु का प्रतिरोध अवश्य ही शून्य होना चाहिए, जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान क्या हो, शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। प्रारंभ में दरी तथा धूल के कण विरामावस्था में होते हैं। जब इन्हें किसी छड़ी से पीटा जाता है तो दरी में कंपन गति होने लगती है, परंतु धूल कण विराम में ही रहना चाहते हैं। अतः विराम या जड़त्व के कारण धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी कारपेट में गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धूल कण बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर तथा बस के अचानक खुलने की स्थिति में सामान पीछे की ओर या नीचे तथा आगे की ओर नीचे न गिर जाए। बस के मुड़ने की स्थिति में भी सामान किनारे से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस की गति में परिवर्तन होने की स्थिति में सामान जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगाने पर बस रुकती है, परंतु समान गति में ही रहना चाहता है, जिससे आगे खिसक कर गिर सकता है। इसी प्रकार बस के अचानक खुलने पर यह बस गति में आ जाती है, परंतु सामान विराम या जड़त्व में ही रहना चाहता है और पीछे खिसक कर गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। सही विकल्प चुनिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अपने को बताना है कौन सा जो है तो सही है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, यानी कि जो बॉल है, जो गेंद है, वो गति कर रहा है तो उसके विपरीत क्या कर रहा है, एक बल भी कार्य कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सवाल है, इसे समझने की कोशिश करिएगा।
एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। जहाँ नियत त्वरण कहेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि आपको 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 400 मीटर की। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें, यानी कि जो अगर इसका द्रव्यमान कितना है, 7 टन है, तो इसमें लगने वाले बल की गणना करना है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। 1 टन में कितने केजी होता है, तो 1000 केजी होता है। तो देखिए त्वरण की गणना, यहाँ प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि नियत वेग से जहाँ लिखा रहेगा या कि स्टार्टिंग होता है तो वहाँ u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तय की गई दूरी कितना है, तो आपके सवाल में ही दिया हुआ है कि 400 मीटर की दूरी है। तय की गई दूरी 400, समय कितना दिया हुआ, तो देखिए 20 सेकंड का समय दिया हुआ है। तथा त्वरण एक ज्ञात करना है। अब इसमें से क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो गति के दूसरा समीकरण इसमें लगेगा, क्योंकि अपने पास u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा लग जाएगा, गति का दूसरा समीकरण लगेगा। s बराबर ut प्लस 1/2 at² हो जाएगा। तो यस आपकी दूरी कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। u कितना है आपका, 0 है। आपका t समय कितना है, 20 सेकंड है। 1/2 इंटू at², ए तो अपने को ज्ञात करना है, ए तो नहीं दिया हुआ, अपने को निकालना है। t² यानी 20 का स्क्वायर हो गया। यस 400 ऐसे ही रख लेंगे, इक्वल टू 0 हो गया। 1/2 इंटू ए इंटू, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है तो 2 का 4 में क्या करेंगे, काट देंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब त्वरण निकालेंगे तो a इक्वल टू 400/200 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 से 4 में भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। त्वरण का जो है तो क्या है, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए क्या आ गया, त्वरण का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अतः ट्रक का त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ट्रक पर आरोपित बल की गणना करना है। अब इसमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो m ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 7 टन दिया हुआ, क्योंकि m a होता है ना, तो 7 टन दिया है, तो कितना हो गया, 1 टन में कितना होता है, 1000, तो 7 टन में कितना हो गया, 7000 केजी हो गया। ए अपना कितना आया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हो गया। फार्मूला क्या होता है बल का, F इक्वल टू ma होता है। तो द्रव्यमान आपका कितना है, 7000 है, इंटू आपका त्वरण कितना है, एक्सीलरेशन जो है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 का आपका 7000 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 14000, यानी 14000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसे बल में लिखेंगे, जब ये तो त्वरण आ गया इसका ना, बल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14000 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अतः ट्रक पर लगने वाला बल, आरोपित बल कितना है, 14000 न्यूटन है। गाइज अगर आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर देखिए क्वेश्चन इसको 6 नंबर क्वेश्चन कि 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर पर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। अब अपने को क्या करना है, घर्षण बल की गणना करना है। तो यम कितना दिया हुआ है आपका, 1 केजी दिया हुआ है। यू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। पत्थर दूरी डिस्टेंस कितना दिया है, एस बराबर 50 मीटर दूरी दिया है। लेकिन लास्ट में भी कितना है, 0 है, क्योंकि पत्थर पर जाके क्या होता है, दूरी तय करने 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, यानी कि तो जो फाइनल जो आपका वेग है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें आपको भी निकालना है, इसलिए आपको क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, आपका गति का तीसरा नियम लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a हो जाएगा, यानी कि फार्मूला लगेगा। भी स्क्वायर कितना है, भी लास्ट में जैसे जाके रुक जाता है, भी आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस यू कितना आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2a हो गया। तो 2a कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए 20 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 400 हो गया, और 2 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100a आ जाएगा। अब a इजकल टू त्वरण निकालेंगे तो a इजकल टू माइनस का 400/100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 1 का भाग दे देंगे तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, आपका त्वरण आ गया।
अब एफ इजकल टू क्या क्या निकालना है, एफ इजकल टू एफ निकालना है, ए निकालना है, दोनों को एफ इजकल टू एम ए होता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल को निकालना, तो एफ इजकल टू एम ए हो गया। तो एफ आपका जो है तो यम द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ। त्वरण कितना आया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल कितना आ जाएगा, माइनस का 4 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है, यानी कि 5 डिब्बों को खींचता है वो। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। यानी कि इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, ये नेट त्वरण बल जो है तो त्वरण बल जो है तो ज्ञात करना है। रेल का त्वरण तथा डिब्बे 1 द्वारा खींचे डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, यानी कि ये 5 डिब्बे बोला है तो ये 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। आपके बुक में दिया है त्वरण निकालना है और रेल का त्वरण निकालना है। तो नेट त्वरण निकाल रहे हैं तो आपको पहले ही दिया हुआ है कि ये 40,000 न्यूटन है और पटरी में कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन है। तो 40,000 न्यूटन से 5,000 न्यूटन यानी कि बल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 जो है न्यूटन का बल। पहले में नेट बल कितना आ जाएगा, 35,000 यानी 35,000 न्यूटन आ जाएगा। फिर किसका निकालना है, रेल का त्वरण निकालना है। तो एफ इजकल टू एम ए कितना आ गया, एम जो है तो 35,000 न्यूटन है। फिर 5 डिब्बा है तो 5 डिब्बा है जब, और इसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10,000 kg आ जाएगा। एफ बराबर कितना होता है, एम ए होता है। तो 35,000 इजकल टू 10,000 इंटू ए, तो ए बराबर निकालेंगे तो 35,000 बटे 1,000 हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 10 का 35 में भाग करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका त्वरण आ जाएगा। मतलब त्वरण कितना आ गया आपका, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और आपका बल नेट त्वरण जो पूछा, नेट त्वरण बल कितना आ गया है तो 35,000 न्यूटन है। फिर सी द्वारा जो 5 डिब्बा जहाँ पर पूछा है तो उसके बारे में देखिए कि 5 डिब्बे में कितना बल लगता है, क्योंकि इसमें 2000 का बल लगता है क्योंकि 5 डिब्बा है और कितना है 10,000 है, तो यानी 5 डिब्बे में कितना लगेगा, 2000 प्रति डिब्बे जो है तो बल लगेगा। फिर इसमें देखिए कि 2 डिब्बा का द्रव्यमान जो है तो 2000 इंटू 4, तो 1 डिब्बा पीछे है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर 3.5 मीटर पर सेकंड जो त्वरण आया है। एफ बराबर एम ए है, तो एफ बराबर एम ए में जो ये 8000 है, क्योंकि 4 की बात किया है, 8000 इंटू 3.5 है तो कितना आ गया, 28,000 न्यूटन आ गया। वैसे गाइज आपके बुक में ये 2 ही चीज़ सिर्फ पूछा है, तो आपको 2 ही चीज़ निकालना है। पहला ए निकालना है कि त्वरण जो इंजन द्वारा आरोपित बल है, फिर रेल द्वारा, पर 5 डिब्बा भी पूछा है, इसलिए जो है तो सभी इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, इसको 1-2 बार सॉल्व ज़रूर करिएगा। जब सवाल को सॉल्व करते हैं तभी बनता है, नहीं तो वैसे ये है कि जब पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि नहीं हमको आ रहा, फिर बाद में जब सॉल्व करना होगा तो फिर दिमाग में लगेगा किस प्रकार से सॉल्व किया गया था। इसलिए जो है तो आप लोगों को ध्यान से करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। एक गाड़ी का द्रव्यमान, अगर नहीं समझ में आएगा गाइस तो बोलिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं इसे लिखूंगी अब, क्योंकि मैं तो शॉर्ट से नोट्स बना लेती हूँ अपने समझने के लिए, फिर आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से लिख के इसे बताएंगे आपको। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन के साथ विराम अवस्था में लाना है, यानी अवमंदन जब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा त्वरण लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है। त्वरण कितना है, ए बराबर माइनस का 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि अवमंदन बोले हैं इसलिए 1.7 को माइनस में लिखेंगे। बल क्या करना है, अपने को निकालना है, तो एफ बराबर एम ए होता है। एम कितना दिया हुआ है, 1500 kg दिया हुआ। त्वरण कितना दिया है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है।
तो 1500 इंटू जो है तो माइनस का 1.7 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2550 न्यूटन आ जाएगा। अतः गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना आ जाएगा, एफ जो है तो कितना आ जाएगा 2550 न्यूटन आ जाएगा। क्योंकि बल का फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू एम है। एम आपका दिया है 1500 kg, आपका त्वरण भी दिया है माइनस का 1.7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्या आ गया बल आ गया। किसी यम द्रव्यमान के वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा। तो देखिए ये इसका जो संवेग जो संवेग पूछता है, संवेग p बराबर क्या होता है एम भी होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा एम भी। उपरोक्त में से सही विकल्प क्या है आपका एम भी है, क्योंकि जो है तो ये क्या होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, इसीलिए जो है तो क्या हो जाएगा एम भी हो जाएगा। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। चूँकि लकड़ी के बक्से को नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्श पर धकेला जाता है, अतः 200 न्यूटन का बल घर्षण बल को संतुलित करने में ही लग जाता है, अर्थात इस बल का कोई भी भाग लकड़ी के बक्से में त्वरण उत्पन्न करने में नहीं लगता है। अतः घर्षण बल बराबर क्या होगा, आरोपित बल हो जाएगा, बराबर 200 न्यूटन ही हो जाएगा। यानी कि जितना घर्षण बल है उतना ही आरोपित बल है, दोनों ही सेम बल काम कर रहे हैं, इसीलिए वो नियत रहेगा। क्योंकि नियत रहेगा कब जब दोनों में समान बल लगेगा। अगर एक में संतुलित रहेगा, असंतुलित बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने जगह से इधर उधर हट जाएगा। असंतुलित बल बिना लगाए कोई भी सामान अगर उसमें संतुलित बल कार्य करता है तो क्या होगा, वस्तु जो है तो फिक्स रहेगी, यानी कि वो फर्श पर रखी रहेगी। और अगर उसमें असंतुलित बल लगाएंगे, जितना उसमें बल है जितना वेट है उससे ज़्यादा अगर बल लगाएंगे तो वो अपने जगह से इधर उधर खिसक जाएगी। गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें सवाल ही सवाल है, जिससे जो है तो आप लोगों को समझ में भी आए क्लास। इतना 21 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, आप लोग पढ़िए और जो आपको क्वेरी हो तो आप लोग क्वेरी करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। गाइस हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए गाइस, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और पढ़ने में आपकी हेल्प हो। थैंक यू।